दोस्तों नमस्कार। यह तो तय हो गया कि अब पश्चिम एशिया का युद्ध सिर्फ पश्चिम एशिया तक नहीं रहेगा। इसका फैलाव, इसका विस्तार समूची दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में हो रहे युद्ध की आग अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुकी है। और खाड़ी देशों में इराक और कतर, जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। दोहा में जबरदस्त विस्फोट सुना गया, लोग घरों से बाहर आ गए। भारत में उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और खाड़ी देशों का वक्त देर शाम 8:30 बजे का था। और अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों को अगर ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है तो एक दो नहीं, 6 से 8 देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे चल रहे हैं। जो जानकारी निकलकर आ रही है वहां से, उसमें कतर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कतर और बहरीन ने अपने आसमान पर पाबंदी लगा दी है, यानी वहां से कोई जहाज उड़ान नहीं भर सकता है। और यह स्थिति खाड़ी के दूसरे देशों के भीतर भी है। देर शाम के वक्त लोग सड़कों पर थे, गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। उसी बीच आसमान में एक के बाद एक 6 मिसाइलें दागी गई और सारा नजारा कतर और इराक के लोग जमीन से देख रहे थे। पहले वहां की तस्वीरों को देख लीजिए। अल्लाह अकबर, मैडम मैडम। जहां पर मिसाइलें दागी गई वो कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस है और यहीं पर 6 मिसाइलें दागी गई। कतर की राजधानी दोहा में एक नहीं, इस बीच कई धमाकों की खबर है। और कतर के रक्षा मंत्रालय ने इस बीच दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया, यानी कोई हताहत हुआ नहीं है। और इन सब के बीच कतर ने ईरान को चेतावनी दी है कि अब अगर कोई भी मिसाइल आएगी तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि सीएनएन की रिपोर्ट यह बतला रही है कि दरअसल ईरान ने मिसाइलों को दागने से पहले कतर को इसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरीके की कोई जानकारी अमेरिका के सैन्य अड्डे के पास बिल्कुल नहीं थी। और कतर में अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहां तकरीबन 8 से 10 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। और रिपोर्ट्स जो मिल रही है उसमें अमेरिकी ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर मिसाइलें और भी दागी गई है, यानी सिर्फ कतर नहीं बल्कि इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ भी मिसाइलें दागी गई है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि सीरिया की तरफ हसाका प्रांत में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी इस बीच हमला हुआ है। और आसमान की यह तस्वीर कतर और इराक दोनों जगहों से उभर कर सामने आ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। Southwest, coming from the direction of Al-Udaid. Windows are shaking. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Probably Patriot. खाड़ी देशों में अलार्मिंग स्थिति इस तरीके से है कि कुवैत एयरवेज ने भी आसमान में फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। और इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स का कहना है उन्हें इसकी जानकारी लग चुकी थी कि अमेरिका की तरफ या अमेरिकी सैन्य अड्डों की तरफ ईरान अपने मिसाइल्स को दाग सकता है। हालांकि पूरे तरीके से वहां सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन नया सवाल यह भी है कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला हुआ
या कोई भी अमेरिकी सैनिक हताहत हुआ तो उसके बाद ईरान के छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं छोड़ने का मतलब यह है कि क्या इस युद्ध में अमेरिका पूरे तरीके से शामिल हो जाएगा। या फिर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अब पश्चिम एशिया की आग, युद्ध की आग अगर खाड़ी देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है तो फिर खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, क्योंकि इन जगहों पर बड़े व्यापक तरीके से अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदगी खाड़ी देशों के साथ सामरिक और कूटनीतिक सहयोग के आश्रय चल रही है। यहां पर जो दृश्य है, खास तौर से अमेरिकी सैन्य अड्डों का, उन दृश्यों को एक वक्त के लिए देखिए कि कितने व्यापक तरीके से अमेरिकी सैनिकों की यहां मौजूदगी है। इराक और कतर में मिसाइलों के हमले के बाद अब पूरे खाड़ी देशों के भीतर अमेरिकी सेना और वहां के स्थानीय सेना ने भी एक लिहाज से कह सकते हैं मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि जो जानकारी है उसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात और इराक और कतर तो है ही। यहां पर तकरीबन 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती अलग अलग अमेरिकी सैन्य अड्डों में है और इन देशों की सुरक्षा व्यवस्था एक लिहाज से अमेरिकी सैन्य अड्डों के जरिए भी होती है। हालांकि रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि ईरान ने इसकी सूचना कतर को पहले दे दी थी कि वह मिसाइलों से हमला अमेरिका के सैन्य अड्डों की तरफ जरूर करेगा। तीन बड़े सवाल इस दौर में बड़े हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका के भीतर अमेरिकी प्रशासन यानी ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर कांग्रेस को भी कहा था कि इस तरीके से अमेरिका ग्रेट बनाने की दिशा में हम अपने दुश्मनों को छोड़ नहीं सकते हैं। अभी तक अमेरिका के सैन्य अड्डे निशाने पर नहीं थे, इजराइल निशाने पर था। तो क्या अब अमेरिका अपने सैनिक, अपने सैन्य अड्डों का जिक्र करते हुए इस युद्ध में कूद जाएगा? दूसरी बात है, क्या खाड़ी देशों में जो पश्चिम एशिया के युद्ध की आग अब पहुंची है, क्या इसकी गिरफ्त में अब इस्लामिक वर्ल्ड कहें या मुस्लिम देश कहें या फिर खाड़ी देशों की भूमिका कहें? और उसके साथ साथ इस वक्त चूंकि रूस में ईरान के विदेश मंत्री मौजूद हैं और यूनाइटेड नेशन के भीतर रूस और चीन दोनों ने इस सवाल को खड़ा किया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया, जबकि कोई परमाणु हथियार उसके पास है नहीं, तो उसके बाद क्या यह परिस्थिति रूस और चीन को भी खाड़ी देशों के साथ गिरफ्त में ले लेगी? और उसके बाद तीसरा बड़ा सवाल है, चूंकि 24 और 25 यानी कल परसों एससीओ की बैठक शुरू हो रही है जो 26-27 तक चलेगी और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में ईरान की मौजूदगी है, भारत की मौजूदगी है, रूस की मौजूदगी है, चीन की मौजूदगी है। तो क्या एससीओ एक तरफ कोई बड़ा निर्णय लेगा? क्योंकि इससे पहले उसने खुले तौर पर कहा था कि अगर युद्ध में अमेरिका कूदता है तो उसके बाद स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। कम से कम अभी जो जानकारी है उसमें व्हाइट हाउस इसकी तैयारी कर रहा है कि किस रूप में इसकी प्रतिक्रिया दी जाए। और दूसरी तरफ खाड़ी देशों के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, आसमान में अगर कॉमर्शियल जहाजों को रोका गया है तो जमीन पर भी नागरिकों से कहा गया है कि वह अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाएं, क्योंकि आसमान में जो मिसाइलें दागी जा रही है उसको लेकर उनका अपना सिस्टम उसे रोक तो रहा है, लेकिन यह वक्त चौकन्ने रहने का है और सचेत रहने का है। यानी स्थिति सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं बल्कि हालात मिडिल ईस्ट से निकलकर खाड़ी देशों को भी अपनी गिरफ्त में अब ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।